Hello friends, welcome to Learner's Point. In this video, we are going to read some important points about formal letter writing. एक्चुअली फॉर्मल लेटर राइटिंग जो है ये राइटिंग सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और लेटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. तो फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं, दीज लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल, सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज. बहुत फॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज हो लेकिन पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए. दिस फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट. कुछ फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है इन्हें लिखते समय. सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस टू अथॉरिटीज, कलीग्स, सीनियर्स एट्सेट्रा. तो इस तरह के जो लेटर्स हैं आपको ऑफिशियल पर्पस की वजह से लिखते हैं, अपने काम के लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी, और किसी अधिकारी को या किसी कोलीग को या फिर सीनियर्स को ये लेटर्स लिखे जाते हैं. और इसीलिए इनका जो राइटिंग पैटर्न है वो फॉर्मल होता है और पोलाइट होता है. इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, दीज इंक्लूड लेटर्स रिटन टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एट्सेट्रा. तो अपने जो हमारे सगे संबंधी दोस्त हैं उनको जो लेटर्स लिखे जाते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं. और दे आर रिटन इन ईजी एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, और इन्हें बातचीत की भाषा में लिखा जाता है. दीज आर मेनली यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन होता है आप अपने मन की सारी बात खोल के उन्हें बता सकते हैं, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं. लेकिन फॉर्मल लेटर में आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें आपको एक लिमिटेड, एक वेल मैनर्ड तरीके से और पोलाइट तरीके से बात को करना होता है. ये फॉर्मल लेटर्स की भी 4 डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू कंप्लेंट लेटर्स. और ये कंप्लेंट लेटर्स बिजनेस के भी हो सकते हैं, ऑफिशियल के भी हो सकते हैं. बिजनेस वाले जो कंप्लेंट लेटर्स होते हैं उनमें आपको या तो जैसे आपके पास कोई गलत प्रोडक्ट आ गया, जो आप लेना चाहते थे वो नहीं आया, या फिर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा वो ख़राब हो गया, तो इस तरह के जो लेटर्स लिखे जाते हैं कंप्लेंट करते हुए उन्हें बिजनेस लेटर्स कहेंगे. और ऑफिशियल लेटर मतलब आपके यहाँ पर कोई चीज़ ख़राब है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स की हालत ख़राब है या फिर चोरियाँ बहुत हो रही हैं उस एरिया में, तो इस तरह की चीज़ों के रिगार्डिंग जो लेटर्स लिखने हैं, दे आर ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर्स. देन इंक्वायरी लेटर्स में हम इंक्वायरी करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है कहीं पर, तो आप उस कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है और उस प्रोडक्ट के बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं. तो इस तरीके से इंक्वायरी लेटर्स लिखे जाते हैं. देन लेटर्स फॉर प्लेसिंग और कैंसिलिंग ऑर्डर्स. लेटर ऑर्डर प्लेस करने और उसे कैंसिल करने के लिए भी लिखे जाते हैं कि भैया हमें ये सामान चाहिए, आप इसका वो भेज दीजिए. तो ये ऑर्डर प्लेसिंग हो गया. और अगर कई बार क्या होता है हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है, तो उसके लिए भी लेटर लिखे जाते हैं. और ये थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी. एंड देन फोर्थ वन इज़ लेटर टू द एडिटर. एडिटर को लेटर लिखना. अभी टर्म 1 के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ कंप्लेंट लेटर्स हैं, जो कि बिजनेस या ऑफिशियल कोई भी हो सकते हैं, एंड लेटर टू एडिटर है. देन लेटर्स ऑफ कंप्लेन. लेटर ऑफ कंप्लेन्स आर रिटन टू एड्रेस एनी टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग. कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में लिखे जाते हैं. ग्रीवेंसेस, कोई आपको शिकायत है, और इनकन्वीनियंस या फिर कोई असुविधा हो रही है अराइजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की वजह से या फिर किसी सर्विस की वजह से. तो द पर्पज ऑफ सच लेटर्स इज टू रेज अ कंसर्न अबाउट अनफेयर थिंग्स. और इस तरह के लेटर्स का उद्देश्य ये होता है कि जो अनफेयर, जो गलत चीज़ हुई है उसके अगेंस्ट एक कंसर्न जगाना कि उसे ठीक किया जाए, एंड सी का प्रोडक्टिव आउटकम, और कुछ ऐसा किया जाए कि प्रोडक्टिव आउटकम हो और वो जो दिक्कत है वो सॉल्व हो. द लैंग्वेज ऑफ दीज लेटर्स हैज़ टू बी पोलाइट. हमेशा पोलाइट लैंग्वेज में लिखे जाएंगे. द लेटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग. अब लेटर में ये चीज़ें आ जाती हैं. इन केस ऑफ प्रोडक्ट,
अब प्रोडक्ट वाला अगर कोई लेटर है जिसमें आपको खराब प्रोडक्ट मिल गया है, जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, या कोई जो मिला वो खराब है, तो उसके लिए जो लिखे जाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, डिटेल्स ऑफ द फॉल्टी प्रोडक्ट। आपको उस फॉल्टी प्रोडक्ट की डिटेल बतानी होगी, उसमें क्या क्या खराबी आई है, कहाँ पर क्या दिक्कत थी, और या फिर वो सर्विस में क्या दिक्कत रही। नेचर ऑफ कंप्लेन बताना पड़ेगा भैया। अगर देखिए फॉल्टी, अगर सपोज कीजिए वॉशिंग मशीन आ गई है तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें शोर ज़्यादा मचा रही है, या फिर ड्रायर काम नहीं कर रहा है, या वॉशर काम नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। तो नेचर ऑफ कंप्लेन आपको बताना पड़ेगा भैया क्या दिक्कत आ रही है। रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट और रिफंड, आप उसे प्रोडक्ट को रिप्लेस कराना चाहते हैं, यानी उसकी जगह दूसरी चाहते हैं, या फिर उसके बदले में पैसे वापसी चाहते हैं, तो ये बात भी आपको इस लेटर के अंदर बतानी पड़ेगी। और पेमेंट की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होती है इसमें, कि आपने कौन से बिल नंबर या कौन से कैश मेमो नंबर से या किस डेट को वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी थी, जो चीज़ आप ले रहे हैं। अब सर्विस में यहाँ पर ऐसे ऐसे जैसे किसी इंटरनेट सप्लाई वाले से आपने वो किया, तो उनके उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी ये सर्विस वाला भी हो सकता है और किसी प्रोडक्ट वाला भी हो सकता है ये लेटर। So these are the points to be kept in mind while writing the complaint letter of regarding a product or service. Then in case of grievances, अगर आपकी कोई complaints हैं, जो शिकायतें, ऐसी परेशानियां हैं जिनकी वजह से आप तकलीफ में हैं, तो उनके बारे में बताना है। तो ऐसे लेटर्स में क्या होगा, डिटेल ऑफ द ग्रीवेंसेस, क्या दिक्कत आ रही है समाज में, क्या आपके पास, आपके आसपास के एरिया में कौन सी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप ये लेटर लिख रहे हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट आपको बताना पड़ेगा, सोशल प्रॉब्लम है या पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं। सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कोई समाज में कोई लोग, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है आपके एरिया में, कोई लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, या फिर पर्सनल ग्रीवेंसेस भी हो सकती हैं कि आपके घर में सप्लाई नहीं आ रही है, या इस तरह की कोई भी दिक्कत। डेट एंड प्लेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी डेट और प्लेस दोनों चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, इफ़ एप्लीकेबल, अगर ज़रूरी है। जैसे चोरी की घटना में आपको बताना होगा कि किस दिन और किस जगह पर चोरी की घटना हुई या कोई वारदात हुई। कंपनसेशन और करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, आप क्या कंपनसेशन चाहते हैं या फिर क्या करेक्टिव एक्शन चाहते हैं उस ग्रीवेंसेस के रिगार्डिंग। तो ये एनी अदर डिटेल्स नेसेसरी फॉर रिजॉल्विंग द कंप्लेंट, या फिर इस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए और कोई दूसरी डिटेल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये दोनों तरह के कंप्लेंट लेटर्स की क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको रखने होंगे, ये बात हमने शॉर्ट में डिस्कस की। लेटर टू एडिटर जो होता है, दीज आर द लेटर्स रिटर्न टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, मैगजीन और एनी अदर रेगुलरली प्रिंटेड पब्लिकेशन। ये किसी भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन के एडिटर को लिखे जाते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है, इज टू हाईलाइट अ सोशल इशू और अ प्रॉब्लम। समाज में कोई समस्या चल रही है, उसको, सोशल इशू को या प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, लोगों के तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उसके बारे में उनको अवेयर करना, ये इसका पर्पस होता है। एन आइडियल लेटर टू द एडिटर शुड ग्रैब कैच द रीडर्स अटेंशन। ग्रैब मीन्स कैच, तो रीडर की अटेंशन उस पर जानी चाहिए, ऐसी इस तरीके से आपका लेटर लिखा होना चाहिए। एक्सप्लेन द टॉपिक इशू ऑफ द लेटर टू एट द स्टार्ट, और शुरू में ही आपको वो टॉपिक या इशू बता देना है जिसके रिगार्डिंग आप लोग लेटर लिख रहे हैं। एक्सप्लेन वाई द इशू इज इम्पॉर्टेंट, ये भी बताना पड़ेगा कि वो इशू इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपको क्यों लगता है कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टेट द राइटर्स ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में। बी ब्रीफ, बहुत लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना होता है। और एक्सप्रेस राइटर्स होप फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए आप क्या होप करते हैं वो बात आपको बतानी है। तो हमारी लेटर टू एडिटर में मेन पॉइंट्स हो गए कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, और इशू जो है वो लेटर में शुरू में ही बता देना चाहिए, क्या दिक्कत है, किसकी वजह से लिख रहे हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। और
अपना ओपिनियन बताना है कि क्या किया जाना चाहिए, और शॉर्ट में ही आपको ये बता देना है कि क्या आप उम्मीद करते हैं कि उस समस्या को किस तरह से लोग लेंगे या उसका समाधान के लिए प्रयास करेंगे। पार्ट्स ऑफ ए फॉर्मल लेटर। अब हमें जब ये पता लग गया है कि क्या क्या किस कारण से हम ये कंप्लेंट लेटर्स या फिर लेटर टू एडिटर लिखते हैं, तो अब हम आ जाते हैं कि फॉर्मल लेटर को लिखा किस तरह से जाता है और उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरीके से उसे लिखना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है। ये पहले भी मैं एक आध वीडियो में बता चुकी हूँ। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग आप कुछ चीज़ें ध्यान से समझ लीजिए। इट इज़ द एड्रेस ऑफ द राइटर। राइटर का एड्रेस होता है। इट इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। पेज के बिल्कुल टॉप लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे आप इसे। इफ द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, अगर उसके कई सारे पार्ट्स हैं, ईच पार्ट शुड बी रिटन इन ए सेपरेट लाइन, तो हर एक पार्ट को आपको अलग अलग लाइन में लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने एक एग्जाम ये दिया है, तो यहाँ पर जो हाउस नंबर है वो तो आपने लिख दिया, उसके आगे कॉमा लगा दिया, और फिर मंगल पांडे नगर उस कॉलोनी का नाम बता दिया, और वो कहाँ पर है, एकता पार्क में है, तो फिर और किस जगह पे है, मेरठ में। तो ये 3 लाइन में आपने ये रखा, पहले में कॉलोनी का नाम, दूसरे में आगे उस एरिया का नाम, और तीसरे में उस शहर का नाम लिख करके इस तरह से आपने अलग अलग लाइन में उस एड्रेस को मेंशन करना है। और कहीं पर भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगेगा। पहले ये लगाया जाता था, लेकिन नाउ फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम दिस हैज़ बीन स्टॉप्ड। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाना है। सेंडर्स एड्रेस के बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे एंड देन यू विल राइट डेट। और डेट के लिए ईदर ऑफ द गिवन फॉर्मेट्स कैन बी यूज टू राइट द डेट। इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं डेट मेंशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये 20 जनवरी 2021 आप लिख सकते हैं, या फिर जनवरी 20 2021 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर मेंशन कर सकते हैं, या फिर पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेट सेकेंड टर्म नंबर पे डाल रहे हैं और उसके बाद ईयर डाल रहे हैं, तो आपको बीच में यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर आपको कोई कॉमा नहीं लगाना है। आप जनवरी के लिए जैन या फरवरी के लिए फैब, इस तरह की एब्रिविएशंस का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर ये 2021 चल रहा है या 2019 चल रहा है, तो 19 के हिसाब केवल 19 नहीं लिखेंगे। जनरली हम लोग लिख दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तब आपको उसे कंप्लीट नंबर्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो 2021 ही लिखेंगे आप, या 22 में अगर एग्ज़ाम है तो 22 लिखेंगे। तो while although this year in this term the एग्ज़ाम इज़ टू बी हेल्ड इन एक ब्लैंक फॉर्मेट, तो आपको बीच बीच में ब्लैंक्स आएंगे। तो ये ब्लैंक्स में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सही दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी ये डेट की हम जब बात कर रहे थे, तो इनमें से अगर कोई एक ऑप्शन इनमें से दिया हुआ है, इन दोनों में से, तो यू विल मार्क करेक्ट। अब यहाँ पर अगर 19 लिख दिया तो वो वाला नहीं लोगे आप। अगर यहाँ पर सिर्फ 2019 दे दिया, या फिर यहाँ पर कुछ और जैन कर दिया, तो आप उन ऑप्शंस को इरेडिकेट करेंगे, उनको हटा देंगे, ऑमिट कर देंगे, और जो सही वाला ऑप्शन आपको करेक्ट नज़र आएगा वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक लाइन का गैप छोड़ेंगे डेट के बाद, और फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा। और रिसीवर्स एड्रेस में क्या आता है, ऑल ऑफिशियल लेटर्स आर एड्रेस टू द अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी यानी पोस्ट ऑफ द पर्सन को लिखे जाते हैं, किसी पर्सन को नहीं लिखे जाते, पोस्ट ऑफ द पर्सन को लिखे जाते हैं, क्योंकि पर्सन चेंज हो सकता है और पोस्ट वो सेम रिमेन रहेगी, वहाँ पर कोई ना कोई काम हमेशा करेगा। तो उस अथॉरिटी को लिखे जाते हैं, ना रादर देन ना किसी का नाम मेंशन करके। Hence we write receiver's address after addressing the official। ऑफिशियल के बाद ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पर लेटर टू एडिटर के लिए लिखा है, तो सबसे पहले द एडिटर, पहले द लगाया और फिर उस पर्सन की अथॉरिटी जो पोस्ट है उसका नाम लिखा, तो वो कौन है, एडिटर को लिखा है। और फिर हमने उस न्यूज़पेपर का नाम लिखा जिसके न्यूज़पेपर को हमने भेजना है, और देन
फर्दर उसका जहाँ पर लोकेशन है वो बता दी, दरियागंज दिल्ली। तो इस तरीके से आप फॉर्मल लेटर में 3 लाइन्स में या 4 लाइन्स में अपने रिसीवर्स एड्रेस को मेंशन करेंगे, वो रिसीवर्स एड्रेस जो आपको जनरली क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद आप फिर 1 लाइन गैप छोड़ के सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, और सब्जेक्ट में आपको इट एक्सप्रेसेस द मेन थीम और ऑब्जेक्टिव। आपको ऐसा बनाना है कि मेन थीम उस सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाए, बिल्कुल ज़रा सा पढ़ के ही पता लग जाए भाई किस बारे में लेटर लिखा गया है। इट मस्ट बी एज ब्रीफ एंड कंसाइज एज पॉसिबल। इसको आपने उतना शॉर्ट रखना है और इतना एक्यूरेट रख सकते हैं जितना रख सकते हैं, मतलब ऐसा शॉर्ट में ही, छोटे से थोड़े से शब्दों में ही वो पूरी बात समझ आ जाए, इस तरीके का आपको अपना सब्जेक्ट बना करके लिखना होता है। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे कि इस वाले से शॉर्ट में ही क्लियर हो रहा है, वो वाला ऑप्शन आप करेक्ट कीजिएगा। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में इट इज अ ग्रीटिंग ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज एड्रेस्ड। जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं उसको ग्रीट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे सैल्यूटेशन कहते हैं। तो इन ऑफिशियल लेटर्स वी यूज सर, मैडम और डियर सर, डियर मैडम। तो सर, मैडम या डियर सर, डियर मैडम दोनों में से कोई भी अगर दे रखा है तो यू दैट मे बी करेक्ट। लेकिन व्हेन राइटिंग द सैल्यूटेशन, जब आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड द जेंडर ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का जेंडर हमें ध्यान में रखना होगा, स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया तो आप सर या डियर सर करके ही अपना क्वेश्चन आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन फॉर्मेट में जब आप सैल्यूटेशन देखें, अगर सैल्यूटेशन की जगह पर ब्लैंक आया हुआ है तो वो आप चेक कीजिएगा कि वो आपके क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, कि भाई उसमें अगर कोई स्पेशली मेंशन किया गया है, मैडम किसी का नाम दिया हुआ है फीमेल का, तो उसके हिसाब से मैडम आएगा, अदरवाइज सर आएगा। एंड after that you write the body of the letter. It contains all the information that the writer wants to convey. और बॉडी ऑफ लेटर में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है जो आप इस लेटर में देना चाहते हैं। और इस बॉडी को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ या सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या सेंटेंस में क्या करेंगे, इट स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। आपको उस लेटर को लिखने का पर्पस बताना है कि आप क्यों वो लेटर लिख रहे हैं। देन सेकेंड में आपको इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में आपको उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, उस प्रॉब्लम की, उसके कॉजेज़ बताने होंगे, किस वजह से हो रहा है, उसका क्या असर पड़ रहा है ये बताना होगा, और पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये भी आपको इस इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में बताना पड़ेगा। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इट स्टेट्स योर होप्स, कि आप क्या होप करते हैं, क्या कमेंट, फाइनली आप क्या कमेंट करते हैं, या रिक्वेस्ट या सजेशन अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको इसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ में डालनी होगी। तो आप करेक्ट ऑप्शंस आप उसके हिसाब से देखिएगा। देखिए बेटा, अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो बेसिक्स ही हैं ये। प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। जो आपको सैम्पल्स नज़र आते हैं आपकी बुक्स में हैं, उनको आप ज़रूर रीड कीजिए, तभी आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इट्स अ कर्टियस वे ऑफ एंडिंग द लेटर। लेटर को ख़त्म करने का एक कर्टियस तरीका होता है ये। और यहाँ पर आप योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली में से कुछ भी लिख सकते हैं। तीनों में से तीनों ही ठीक होंगे। तीनों का मतलब हिंदी में जो वर्ड होता है भवदीय वही होता है। अब यहाँ पर द फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड, ये जो सेकेंड वर्ड है ये इज़ नेवर रिटन इन कैपिटल। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, योर्स का तो वाई कैपिटल होगा, लेकिन सिंसियरली का एस, फेथफुली का एफ या फिर ट्रूली का टी कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल में लिखा जाएगा। और योर्स में भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी साइन लगा के वाला एस योर्स नहीं बनाएंगे, ये सिंपली योर्स वाला योर्स रहेगा। देन सिग्नेचर, this is the sender's name.
अब लास्ट में आप सेंडर्स नेम लिखेंगे वो सिग्नेचर में. If applicable, the sender's designation may be added below the name. अगर applicable है, अगर वहाँ पर sender's name के साथ उन्होंने कोई पोस्ट बता रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रखा है यू आर ए टीचर, और या फिर ऑर्डर करते हुए आपको बता रखा है कि यू आर द स्पोर्ट्स टीचर, या फिर आपको बता रखा है कि आप लाइब्रेरियन हैं, तो जब आप लास्ट में साइन करेंगे यानी कि उस पर्सन का नाम लिखेंगे तो उसके नीचे आप मेंशन करेंगे लाइब्रेरियन या फिर लाइब्रेरियन और उस पर्टिकुलर स्कूल, जिस स्कूल की बात हो रही है उसका नाम, या फिर अगर स्पोर्ट्स टीचर मेंशन किया गया तो स्पोर्ट्स टीचर और फिर स्कूल का नाम. तो इस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे इन द सिग्नेचर सेक्शन. आई होप दिस वीडियो हैड बीन वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपको सही लगे तो इसे ठीक से समझिएगा और बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए. And thanks for watching the video. Keep studying, keep learning. You can take help from us. Thanks a lot.